जो भी चीज़ हम करते हैं तो उसका एक कोई प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं। अब उन स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है और जो हमारा एक मॉडल तैयार होता है, उस मॉडल को हम अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐसे ही ऑपरेशन रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं कि किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड एक मॉडल तैयार करते हैं और उस मॉडल को हम लोग फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो ये प्रोसेस कहलाती है, वो कहलाती है आपकी मेथोडोलॉजी ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। सारे स्टूडेंट्स जितनी जल्दी हो सके जल्दी ज्वाइन कर लिया करें। 10 बजे के बाद ज्वाइन करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें जैसे स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ दिखाना है, तो फिर उसके लिए हमें बार बार उसमें वापस जाना पड़ता है। तो अब बात करते हैं मेथोडोलॉजी ऑफ ऑपरेशन रिसर्च की। तो हमने बताया कि हर बिजनेस में कोई भी चीज़ होती है तो उसका एक प्रोसेस होता है। अब उस प्रोसेस को हम कैसे करते हैं, प्रोसेस एक तो पहले चालू कहाँ से होती है, ये हम मॉडल क्यों बनाते हैं, बिजनेस क्यों चालू करते हैं, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट हम क्यों चालू करते हैं। सीधी सी बात है कि जब हमारे पास कोई इशू होता है या कोई प्रॉब्लम होता है तभी हम उस चीज़ को चालू करते हैं। हमने कल जब डिस्कशन किया था तो बताया था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो गया था, तो साइंटिस्ट्स ने मिलकर के कुछ मॉडल डेवलप किए थे और वो मॉडल ऑपरेशन रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं। तो उस समय जो इस्तेमाल हुए थे वो वॉर के लिए, फिर बाद में धीरे धीरे बिजनेस, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, हर जगह इस्तेमाल होने लगे। तो जो साइंटिस्ट ने मॉडल बनाए थे उसका कुछ प्रोसेस था। अब वो प्रोसेस क्या है उसके आज हम पढ़ेंगे। ठीक, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसमें देखिए मेथोडोलॉजी ऑफ ओआर, मतलब कि उसकी प्रोसेस क्या है। आपको सामने दिख रहा होगा, द सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी डेवलप्ड फॉर ऑपरेशन रिसर्च स्टडी विद प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कॉन्फ्लिक्टिंग मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड अल्टरनेटिव्स। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो कल हमने बताया था कि जो ऑपरेशन रिसर्च है उसकी नेचर एज वेल आर्ट एज वेल एज साइंस है। अब क्योंकि जब हम मॉडल डेवलप करते हैं तो मॉडल डेवलप करने के लिए उसमें क्या है कि हमें साइंस की बहुत से टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो इसकी मेथोडोलॉजी है वो साइंटिफिक है, जो कि हमारे जो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको इजीली सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती हैं। या ये हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम उसके पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन एक मॉडल जो है ना वो पूरे कभी हमेशा इस्तेमाल नहीं होता। ट्रांसपोर्टेशन में अलग अलग प्रॉब्लम होती है, उनमें अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए हम उसमें ट्रांसपोर्टेशन के छोटे छोटे मॉडल डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे उसका एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, पहला कि जब हम मॉडल डेवलप करेंगे तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम होगी, हम ऐसे ही मॉडल नहीं, जैसे हमने बताया सेकंड वर्ल्ड वॉर में कुछ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो गया था तो उसके लिए मॉडल्स डेवलप किए गए थे। तो हमारे पास अगर जब कोई प्रॉब्लम होती है तभी हम उस चीज में अंदर जाते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है कि हमारा जो है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। तो अगर आप इसका देख रहे हो, जो पहला स्टेप है परसेप्शन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब कि जो आपने प्रॉब्लम परसीव की है और उसको फॉर्मुलेट किया। अब फॉर्मुलेट करने का मतलब यहाँ परसेप्शन का मतलब यहाँ कि आप वो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अब जब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब तक उस प्रॉब्लम को आप क्लासीफाई कर नहीं करेंगे, आप उसको एनालिसिस नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम क्यों है, कहाँ से आ रही है, इस चीज की पूरी जो बनती है उसके बैकग्राउंड बनाते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम क्यों है। दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, दिस इज ए मेजर फेज इन विच द ओआर टीम शुड फॉर्मली फॉर्मुलेट द मैनेजमेंट प्रॉब्लम एंड देन ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब कि जो प्रॉब्लम है हमारी कैसे हो रही है और हम उसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। For purpose of formulating the management problem in the first instance, the ORT makes a thorough analysis of organizational structure and function, the communication and control systems, the objectives and policies of the organization and so on. अब अगर जैसे कहीं प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या है, हमें उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करना पड़ता है। जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो कहाँ से किस डिपार्टमेंट में है। कल जब हमने इसमें बताया था कि ये एक सिस्टम अप्रोच है,
जब इसके हम नेचर और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, मैंने जिसका नोट्स भेजा है आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा। तो जो ऑपरेशन रिसर्च है वो एक सिस्टम अप्रोच है, मतलब कि अगर एक डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम होती है तो उससे कई डिपार्टमेंट या उससे जुड़े हुए सारे ऑर्गेनाइजेशन पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब अगर वो किसी भी, मतलब कि एक डिपार्टमेंट की वजह से किसी भी डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम होती है तो हमें उसको सर्च करना पड़ता है। जब हम प्रॉब्लम को सर्च करेंगे फिर उसको एनालाइज करेंगे कि इस प्रॉब्लम से हमारे किस किस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रही है। फिर हम उस प्रॉब्लम को समझेंगे, उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, वो किसी एक की वजह से हो रही है या कई लोगों की वजह से हो रही है, ग्रुप की वजह से हो रही है, वो किस एनवायरनमेंट में हो रही है। और फिर प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हमारा एनवायरनमेंट है, जब बिजनेस में होता है तो अगर आपने पिछले पढ़ा होगा बिजनेस एनवायरनमेंट, तो उसमें कई तरह के एनवायरनमेंट हैं। वो बाहरी फैक्टर से, मतलब कि एक्सटर्नल फैक्टर में है या इंटरनल फैक्टर में है, उसका जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उस पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस तरह से हम पूरी प्रॉब्लम को उसको एनालाइज करते हैं, तब हम बता पाएंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्यों है और उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। जब तक हम प्रॉब्लम को अच्छी तरह से डिफाइन नहीं करेंगे, फॉर्मुलेट नहीं करेंगे, हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने बताया कि ऑपरेशन रिसर्च एक साइंटिफिक मेथड है, हम उसका क्वांटिटेटिव डिसीजन निकालते हैं। कल हमने बताया था इसका कि जो हम इसका डिसीजन निकालेंगे वो नंबर्स में निकलेगा, हमें उसको इंटरप्रिटेट करना पड़ता है। कल लिमिटेशंस में ये चीज बताई थी हमने, अगर याद हो तो। जब हम इसका प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट कर लेंगे और फिर जब हम इसमें मैथमेटिक्स यानी स्टैट्स की या हमारे ऑपरेशन रिसर्च की जो भी टेक्निक लगाएंगे, उसका रिजल्ट निकल करके आएगा और हमें उसका इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, कि अगर किसी भी आप प्रोसेस में देखें तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ही करना पड़ता है। क्यों? कि जब तक हमें किसी बिजनेस में प्रॉब्लम पता नहीं होगी हम उसका सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं। और एक चीज और, प्रॉब्लम किस वजह से है इसका आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। जो हमारे यहाँ एनवायरनमेंट होता है बिजनेस में, वो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। अब जब हम एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं, कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं। तो उसमें से जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो मोस्टली अनकंट्रोलेबल होते हैं, जो इंटरनल फैक्टर होते हैं वो कंट्रोलेबल होते हैं। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो इंटरनल है तो वो क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो किस टेक्निक के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं? अगर कोई टेक्निक उसमें लग रही है तो हम उसको कैसे उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे? यही सारा हम उस प्रॉब्लम जब आइडेंटिफाई हो जाती है तो उसको एनालिसिस हमें करना पड़ता है। तो ये हो गया प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। ये पहला स्टेप होता है जो बिजनेस के मोस्ट ऑफ द जो प्रोसेस होती है उसमें ये एक स्टेप होता ही होता है, कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना या प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना या प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना। ये स्टेप हर हाल में होता ही होता है मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस में। तो इसमें भी है कि अगर हमें मेथोडोलॉजी हम ओआर की पढ़ रहे हैं तो इसका पहला स्टेप है प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना। आई थिंक सबकी समझ में आ गई कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या होता है। अब बात करते हैं इसका दूसरा स्टेप, सेटिंग आउट और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मॉडल ऑफ डिसीजन प्रोसेस। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डिसीजन प्रोसेस मॉडल, या इसी को कह सकते हैं हम कंस्ट्रक्टिंग ए मैथमेटिकल मॉडल। अब अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडल की, तो मॉडल क्या होता है? मॉडल वो होता है जब हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया था, अब उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसमें कौन सी टेक्निक्स लगा रहे हैं। अब जैसे हम रिसर्च वगैरह करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जब कोई हमारे एस्टेब्लिश मॉडल है उसको एनालिसिस करते हैं और वही हम लगा दें, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम अलग होती है, उसकी सिचुएशंस अलग होती हैं। तो हाँ, हम जो पुराने हमारे पास मॉडल्स अवेलेबल हैं उससे हम हेल्प तो ले सकते हैं, लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हम नए सिरे से जब उसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे मॉडल तो वो कुछ दूसरा तरीका हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिख रहा होगा, E इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई कॉमा वाई आई। अब यहाँ पर ये E क्या है, X क्या है और Y क्या है। अब जैसे X यहाँ पर लिखा है एक कंट्रोलेबल फैक्टर है और Y क्या है आपका अनकंट्रोलेबल है, और E क्या है वो इफेक्टिवनेस है। E है इफेक्टिवनेस।
और एफ जो है फंक्शन है जो इन दोनों में रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है। आई थिंक अगर जो मैथ बैकग्राउंड वाले होंगे तो उनको समझ में आएगा ई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई कमा वाई आई। अब यहाँ पर हमने बात की थी कि इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है बिजनेस पर, उसके लिए एक रिलेशनशिप बनाया हमने। मतलब कि हमने एक मॉडल डेवलप किया है। ये एक छोटा सा मॉडल है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास एक्स कंट्रोलेबल फैक्टर है और वाई अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, तो हम माने कि एक्स हमारा इंटरनल फैक्टर है और वाई हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है। तो अब जो इंटरनल फैक्टर की बात करें तो इंटरनल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं कि हमारी प्रोडक्शन सही नहीं है, हमारी मशीन सही काम नहीं कर रही है, हमारे एम्प्लॉय सही काम नहीं कर रहे हैं, उनको रेन्यूमरेशन सही नहीं दिया जा रहा है। ये सारे ऐसे इंटरनल फैक्टर हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम अपनी मशीनरी को चेंज कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। हम अपने जो एम्प्लॉय सही काम नहीं कर रहे हैं उनको और अच्छे से काम करवा सकते हैं। और यही अगर जो वाई आई है, मतलब कि जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो अनकंट्रोलेबल है। जैसे मान लीजिए कंपटीटर है। अब अगर हमें पता, हमारे कंपटीटर को पता है कि हम ये प्रोडक्ट हमारा चल रहा है मार्केट में और उसकी प्राइस मान लीजिए हमने 5 रुपये रखी है, तो हो सकता है कि वो अपने प्राइस की कीमत जो है 4.5 रुपीज़ रख दें या 4 रुपीज़ रख दें। तो वो क्या होगा कि अब जब वही सेम प्रोडक्ट किसी कस्टमर को आपसे कम कीमत पर मिलेगा तो वो उस तरफ जाएगा। अब क्योंकि वो आपका कंपटीटर है तो आप उससे कह नहीं सकते कि नहीं भाई मैं 5 में बेच रहा हूँ तो आप भी 5 में उसको सेल कीजिए। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही कभी कभी कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं जो गवर्नमेंट बनाती है, तो आप गवर्नमेंट के नहीं कह सकते कि आप हमारे हिसाब से पॉलिसीज बनाइए, वो भी अनकंट्रोलेबल है। अगर पता चला कि जो आपके कंपटीटर है उसके पास कोई अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे वो आपसे बेटर प्रोडक्ट बना रहा है, तब भी आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जब ये सारी चीजें होती हैं तो उसका आपने एक रिलेशनशिप बनाया जो आपके इक्वेशन में यहाँ पर दिया हुआ है, ई ऑफ एफ ई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई कॉमा वाई आई। ये एक मॉडल दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जो फंक्शन एफ है, फंक्शन एफ जो कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल जो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, उनका रिलेशनशिप उस ऑर्गेनाइजेशन पर क्या पड़ेगा। मतलब कि ई दैट इज मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव थॉट। आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना था तो आपने उसका इफेक्टिव मतलब कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपने देखा। आपको उसका जो आपके जो फैक्टर उसमें इम्पैक्ट कर रहे हैं आपको वो देखना है। तो वो है मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस, दैट इज ई यहाँ पर दिया हुआ है। ई इक्वल टू ये कितना प्रभाव पड़ेगा, ई इक्वल टू किससे? एक्स आई और वाई आई से। एक्स आई आपका कंट्रोलेबल फैक्टर और वाई आई आपका अनकंट्रोलेबल फैक्टर। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है, अगर हम एक्स और वाई का एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्स का कितना इम्पैक्ट है। अब जैसे यहाँ पर एक्स कॉमा वाई आई दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉमा में है, यहाँ पर इनके बीच में एक रिलेशनशिप है। और वो रिलेशनशिप कैसे हो सकता है? प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, या आपका इनटू में हो सकता है, अपॉन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। जैसे अगर हम इसी फंक्शन को खरीदना चाहें तो ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 5y प्लस 3xy। इस तरह से अगर हम बना दें तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा ई इक्वल टू दिस। अब जब ये इक्वेशन बना है हमारा, ये इक्वेशन बनने के बाद क्या होगा कि अब एक्स वाई जो हमारे पास जितना जितना इनका इम्पैक्ट पड़ रहा है, मान लीजिए कि जो हमारे पास जो प्रोडक्शन था, हमारे एम्प्लॉय सही नहीं थे, जो हमारा 2 टन का होना था उसकी वजह से हमारा 1.75 टन का हो रहा है। तो हम मतलब कि मान लें कि x की वैल्यू 1.75y। क्यों? क्योंकि हमारा जो 2 टन का हमने अपना टारगेट अचीव रखा था अब वो हमारा उससे कम है। ठीक, तो ये हमारा कम है तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? y हमारा क्या है कि जो हमने पॉलिसीज मान ली सोचा था कि गवर्नमेंट की इसमें टैक्स की पॉलिसीज ये हैं कि वो उनके फेवर में है, अब गवर्नमेंट ने कुछ नई पॉलिसीज रख दी जिसकी वजह से हमको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो मान लीजिए कि पहले हमको 2 लाख टैक्स पे करना पड़ रहा था, अब हमको 2.5 लाख टैक्स पे करना रहा है। तो हम y की वैल्यू इतनी ले लें मान लीजिए, तो जो हमने x² प्लस 3xy प्लस 5xz या ऐसा कुछ भी मान लें जो इक्वेशन था, तो हम उसमें क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रखेंगे। अब पहले हमारा जो इक्वेशन था कुछ और था जिसकी वजह से
एक्स वाई जो हमने पहले वैल्यू सोची थी उसकी वजह से ई कुछ और आ रहा था, लेकिन अब जो नई परिस्थितियां हैं जिसमें ये कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर जो है जब इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो अब जो ई की वैल्यू है वो कुछ और आएगी। उसका मतलब कि जो हमारा एक टारगेट था वो हमारे पहले ई की वैल्यू कुछ और थी, अब जो हमारे पास नई कंडीशन है, नया एनवायरमेंट है, उसमें ई की वैल्यू कुछ और आ रही है। अब जब ई की वैल्यू कुछ और आ रही है तो उससे हम देखते हैं कि जो हमने टारगेट ऑब्जेक्टिव था हमारा उससे कितना वेरिएंट कर रहा है। पता चला कि पहले हमने 5 करोड़ का टारगेट रखा था, लेकिन अब हमारा है वो 4 करोड़, मतलब कि हमारे पास 1 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। अगर 1 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है तो अब हमें इसको कैसे कंप्लीट करना है। जो हमारा ये 1 करोड़ का लॉस हो रहा है, जो हमारा टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, तो हम इसको कैसे अचीव करें। उसके लिए हमने ये मॉडल बनाया है। पहले हमने एक प्रॉब्लम पा ली कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम लेने के बाद हमने एक मॉडल बना लिया। मॉडल बनाने के बाद अब हमें पता चला गया कि हम कहाँ पर, मतलब कि एक्स को कितना कंट्रोल करें और वाई को कंट्रोल कितना करें। कैसे कि जब हमने अभी बताया कि हमने एक्स की इतनी वैल्यू ली और वाई की इतनी वैल्यू ली, तो हमारे पास इतना डिफरेंस आया। अब डिफरेंस आने के बाद अगर हम एक्स की वैल्यू को कितना ले लें कि हमारा ये मैनेज हो जाए, या वाई की वैल्यू को हम कितना ले लें कि हमारा जो मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसके इक्वल हो जाए। भाई जो वैल्यू आएगी तो हम उससे कंपैरिजन कर लेंगे, कंपैरिजन करने के बाद हम पता लगा सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, या हम इसी को कह सकते हैं कि दिस इज द सेकंड स्टेप विच इज सेटिंग आउट और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मॉडल ऑफ डिसीजन प्रोसेस। अब इसके बेस पर हम अपना आगे का डिसीजन बनाएंगे। तो अब जब हमने मॉडल बना लिया, अब मॉडल तो बना लिया, लेकिन जब तक कोई भी चीज एग्जैक्टली एक ही नहीं होती बिजनेस में, मतलब कि अगर हमने एक मॉडल बना लिया तो क्या वो परफेक्ट बैठेगा, उसके लिए हमें स्पेसिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज ओपन रखना पड़ता है। ये नहीं कि हमने बना लिया तो वो सीधा इम्प्लीमेंट कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमें क्या है कि अगर हमने मॉडल बनाया है और हमें उसका अदर मॉडल जो उसका सॉल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट पहले कहीं और करना पड़ेगा। अब उसका मतलब कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको, हमारे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं उनको हमें एनालिसिस करके डेराइव करना, सॉल्यूशन एक निकालना पड़ेगा। कि पहले एक ट्रायल करना पड़ेगा, हम ये कह सकते हैं। मतलब कि हमें जो वैल्यूज हैं एक्स वाई कंट्रोलेबल फैक्टर और अनकंट्रोलेबल फैक्टर, उनकी हम कुछ वैल्यू लेकर के किसी और छोट डिपार्टमेंट में या किसी और जगह हम उसको निकाल के देख लें कि इससे हमें कुछ बेनिफिट। क्योंकि कोई भी चीज़ जब होती है तो बगैर ट्रायल के, जैसे अब भी हमारा ये कोविड पीरियड चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, तो इसमें क्या है कि जो वैक्सीन आ रही हैं, पहले क्या था कि जब पहले एक दवा आई थी तो उसमें क्या था कि उसकी टेस्टिंग वगैरह नहीं हुई थी, प्रॉपर जो प्रोसीजर था उससे नहीं गुजरी थी। तो उन चीज़ों को गवर्नमेंट ने कहा कि ये प्रॉपर प्रोसेस से नहीं गुजरी है, इसलिए हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ वैक्सीन आई वो प्रॉपर प्रोसेस से अप्लाई किया, लेकिन अब जब कंडीशन और अलग हो गई, मतलब कि अब कंडीशन क्या है कि इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि अब पूरी तरह से ट्रायल भी नहीं है, लेकिन अगर उसका वो मॉडल में फिट बैठ रहा है तब भी हम उसको अलाउ कर रहे हैं। अगर आप एग्जाम्पल देखें, करंट में एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसका सबसे करंट में एग्जाम्पल क्या है कि जब लास्ट ईयर कोविड-19 का पीरियड चला था, तो हमारे यहाँ की एक पतंजलि कंपनी है, उसने एक कहा कि हमने एक दवा बनाई है। दवा बनाने में क्या है कि उन्होंने कहा कि इससे पूरी तरह से कोरोना ठीक हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, आपकी ये प्रॉपर प्रोसेस से नहीं गुजरी है, इसलिए हम इसको ऑर्डर नहीं दे सकते कि ये आप मार्केट में इसको कोरोना की दवा के नाम से आप इसको सेल करें। तो वो गवर्नमेंट ने उसको डिनाई कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कि उस कंपनी ने मार्केट का प्रोसेस का पूरा एनालिसिस नहीं किया था। वहाँ पर गवर्नमेंट एक एक्सटर्नल फैक्टर था जिसको वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर उन्होंने गवर्नमेंट से पहले परमिशन ली होती, प्रॉपर प्रोसेस से किया होता, तो हो सकता है कि वो मेडिसिन उनकी आगे मार्केट में आ जाती और कोरोना की दवा के नाम से होती। लेकिन चूंकि उन्होंने गवर्नमेंट से बगैर परमिशन के एक कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में उसको ट्रायल करके 2-4 लोगों के बीच में और सीधा मार्केट में उतार दिया था, पूरी प्रोसेस से नहीं हुआ तो वो फेल हो गया। ऐसा नहीं कि वो चला नहीं, वो मार्केट में तो आया लेकिन पूरी प्रोसेस नहीं आया। तो वहां पर एक ऐसा फैक्टर काम कर गया एक्सटर्नल,
गवर्नमेंट का फैक्टर था, उसको क्या बोलते हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर, पॉलिटिकल या लीगल फैक्टर, वो उस पर पूरी तरह से खरी नहीं उतरी, तो हमने उसको डिनाई कर दिया। अब 1 साल तक ऐसे चलता रहा, तो फिर उस कंपनी ने क्या किया कि उसको क्या किया कि इम्यूनिटी बूस्टर नाम से उसी को लॉन्च कर दिया, जिसके लिए ज़्यादा प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो छोटी मोटी प्रोसेस थी, उन्होंने उसको उस प्रोसेस को फॉलो किया और इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया और वो प्रोडक्ट मार्केट में आ गया। लेकिन जो पहले उन्होंने टारगेट रखा था वो उनका अचीव नहीं हुआ। तो हमने जो मैथमेटिकल मॉडल बनाया था, हमने क्या किया था, जो ऑब्जेक्टिव हमारा सॉर्ट आउट करना था उसको सॉर्ट आउट करने के लिए रखा था। तो जो हमारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर थे जिसकी वजह से वो चीज़ हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई। अब यही चीज़ कंडीशन अब 1 साल बाद देखिए, अब 1 साल बाद कंडीशन क्या हुई कि बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, कंडीशन खराब हो गई। तो अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आप कोई भी कोविड की मेडिसिन वैक्सीन बना रहे हैं और आपका लैब मॉडल में वो फिट बैठ रहा है, तो आप उसको जो है क्या कर सकते हैं, सीधा अप्लाई कर सकते हैं। सीधा आप अगर आपके पास कोई पेशेंट है तो उसको दे सकते हैं। यही चीज जब पीछे दूसरी कंपनी ने किया था तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। लेकिन अब जो है एनवायरनमेंट अलग है, अब कंडीशंस अलग हैं। पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, एक कंपनी ने उसको फॉलो नहीं किया, उसका डिसीजन अलग हुआ, उसका प्रोडक्ट अलग तरीके से लॉन्च हुआ। अब वही चीज दूसरी कंपनी के लिए सेम वही, अब दूसरे कंडीशन में फिर वो अलग तरीके से लॉन्च हो रहा है। तो अब इससे क्या होता है कि जो पहले वाली कंपनी थी, दूसरी वाली कंपनी, दोनों के लिए एक्सटर्नल फैक्टर ने बहुत इम्पैक्ट किया। अब इस एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से उन कंपनियों के टर्नओवर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उन्होंने उसके लिए मॉडल में, अब जैसे जो पहली कंपनी थी जब उसको दूसरा इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से लॉन्च किया तो उन्होंने उसके लिए एक मॉडल बनाया होगा। ठीक, मॉडल बनाया कि भाई अब हमारा कोरोना की दवा की वजह से तो लॉन्च नहीं हो पा रहा, तो अब हमें क्या करें, अब वो प्रोडक्ट उन्होंने इतना मैन्युफैक्चर कर लिया, अब क्या करें। तो उसके लिए उन्होंने एक नया मॉडल बनाया, उस मॉडल में अप्लाई करके उसको कहा कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है, आप इसके नाम से लॉन्च कर दीजिए। क्यों, क्योंकि उन्होंने जितनी मैन्युफैक्चरिंग की थी, अब वो मैन्युफैक्चरिंग उनकी लॉस हो जाती फिर वो, तो उन्होंने उसके लिए एक मॉडल प्रिपेयर कर लिया। तो ये हो गया आपका मॉडल। तो इसी वजह से जब हम कोई मॉडल बनाते हैं तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसको सॉल्व, मतलब कि पहले ट्रायल बेसिस पर करना पड़ता है कि वो सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। देख, पहले उसका एक छोटा सा सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं, मतलब कि वंस द मैथमेटिकल मॉडल इज फॉर्मुलेटेड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स दैट ऑप्टिमाइज द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। The various mathematical techniques for arriving at such solution comprises much of the contents of this text। कि अगर जो हम उसमें टेक्निक लगा के देख लें, अगर वो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर हम उसको कैसे पूरा करें। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप ऑफ मेथोडोलॉजी ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। अब बात करते हैं चौथा स्टेप, टेस्टिंग। अब जैसे हमने अभी बताया कि जो पहली कंपनी थी उसने क्या किया था कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अपना लैब में ही कर लिया था, उसकी टेस्टिंग नहीं की थी। तो कोरोना, हमारे यहाँ गवर्नमेंट का क्या है कि कोई भी मेडिसिन अगर लॉन्च होती है तो उसका टेस्टिंग का एक प्रोसीजर है। ठीक, अब जब प्रोसीजर है तो उसकी टेस्टिंग कैसे होगी, उन्होंने इसके अपने रूल्स बना रखे हैं। अगर आप उन रूल्स को टेस्ट के फॉलो नहीं करते, जैसे आप कोई भी होता है, हमें आपका जो लेवल है उसको चेक करने के लिए टेस्ट लेना पड़ता है। टेस्ट लेने के बाद पता चला कि एक टेस्ट में सही नहीं हुआ तो जरूरी नहीं है कि कोई भी बच्चा एक टेस्ट में फेल हो गया तो वो अगले टेस्ट में भी फेल हो जाए। उसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हम उसका दूसरा टेस्ट ले सकते हैं, तीसरा टेस्ट ले सकते हैं, चौथा टेस्ट ले सकते हैं। तो ऐसे ही जरूरी नहीं है कि जो हमने जो सोल्यूशन निकाला है एक बार में सही हो जाए, हमें उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है। Since in once a model is only a partial and simplified representation of reality, मतलब कि वो मॉडल जो है केवल उसकी रियलिटी का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। अभी हमने क्या बताया कि उसको हम ट्रायल बेस पर करते हैं, जब ट्रायल बेस पर करते हैं तो वो हम ये मानते हैं कि हाँ ये हमारा बिल्कुल सही है, बट द रिजल्ट्स आर टू बी टेस्टेड अगेंस्ट द रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द मॉडल्स क्रेडिबिलिटी। हम उसको जो रियल वर्ल्ड में है, वास्तविकता में लोग, जैसे जब वो दवा आई थी तो हमें क्या करना था कि जब हम लैब में बनाए थे तो जो कोरोना पेशेंट हैं
उनको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी चाहिए थी। उसके बाद जो उसको रिसर्च में जो लोग कोरोना पेशेंट का दिया गया था उसको पब्लिश करना चाहिए, उसको पेटेंट करवाना चाहिए गवर्नमेंट के पास, ताकि जो रियल वर्ल्ड में मतलब कि गवर्नमेंट की पूरी पॉलिसीज में वो आ जाए और लोगों को उसका पता चले कि हाँ ये एक जनरल ऐसा फॉर्मूला है। नॉर्मल जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जनरलाइजेशन का मतलब कि सबके लिए वो इस्तेमाल हो। तो ये एक ऐसा जनरलाइज फार्मूला है जो हर जगह कोरोना की दवा के तौर पर काम आ जा रहा है और रियल वर्ल्ड में इसका अच्छा इम्पैक्ट निकल रहा है। ठीक, तो several simplifying assumptions are made with initiating the model building. These assumptions can be relaxed one by one to see the reaction of model results to such relaxation. क्योंकि जब हम दवा बनाते हैं ये कोई भी हम चीज मानते हैं, जैसे मैथमेटिक हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, मान लिया कि x बराबर y है या हमने मान लिया x बराबर 3y है, मानते हैं अजम्पशंस। तो ये अजम्पशंस हमारे होते हैं, लेकिन ये अजम्पशंस जब तक हम इनको टेस्ट करके रियल प्रूफ न करें। अब जैसे हमने मान लिया कि x बराबर 3y है और x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी? ठीक, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी? तो y की वैल्यू हो जाएगी 2/3। लेकिन जब तक हम इसको प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे तो ये हमारा रियल वर्ल्ड में नहीं आएगा। अगर हम जैसे कोई हमारे पास इक्वेशन था पीछे E इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई कॉमा वाई आई, अब वहां पर जो हमने एक बताया था कि हमने x की इतनी वैल्यू ले लें, y की इतनी वैल्यू ले लें, तो हमने एक ट्रायल बेसिस पर लिया था, फिर उसको हमने डराइव किया था, उसको सॉल्यूशन किया था। सॉल्यूशन करने के बाद हमने बताया कि देखिए हमने इसमें 4 कंडीशन में हमने इसको सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद हमारे चारों में से हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको रियलिटी पर अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई करें तो हमें इसका भी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया टेस्टिंग ऑफ मॉडल। सिमिलरली इंक्लूजन ऑफ सम इनअप्रोप्रिएट वेरिएबल्स इन द मॉडल एंड एक्सक्लूजन ऑफ सम अप्रोप्रिएट वेरिएबल्स फ्रॉम द मॉडल just for purpose of abstraction and simplification may require review so that their impact on the model with reality is analyzed from a proper perspective. Model distortion through simplification, intentional or otherwise, has to be properly assessed with the help of previous experience, judgment, actual test data and similar device. जब हम assumptions मानते हैं तो assumptions में क्या होता है कि बहुत से assumptions ऐसे होते हैं जो सही होते हैं और जब हम टेस्ट करते हैं तो बहुत से assumptions सही नहीं होते हैं। तो हमारे कितने assumptions सही हैं, मतलब कि मान लीजिए कि हमने 10 assumptions माने कि ये दवा जो सांस की दवा है, जैसे एक पैरासीटामोल हो गया, एक आपको डॉक्सी हो गया, एक मल्टीविटामिन हो गया, ये इन सब का हमने assumptions माने कि मल्टीविटामिन का ये इम्पैक्ट है, पैरासीटामोल का ये इम्पैक्ट है, डॉक्सी का ये इम्पैक्ट है। तो अब हम क्या करें कि हमने इतने 3-4 assumptions माने, अब हम इनकी जब टेस्टिंग करेंगे तो ये तीनों assumptions हमारे कितने फिट बैठते हैं कि जो कोविड पेशेंट है वो ठीक हो रहा है, उस पर इन तीनों दवाओं का कितना असर है जो हमने assumptions माने हैं। अब पता चला कि पैरासीटामोल से फीवर उतरता है, ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ हमने एक कॉम्बिनेशन और बना लिया कि अगर हम उसको मल्टीविटामिन की टेबलेट नहीं देते हैं तो फीवर 4 घंटे बाद फिर दोबारा आ जा सकता है या नहीं आ सकता है। तो जब हम टेस्टिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि पहले एक बार पैरासीटामोल दे के देखा, उसमें 4 घंटे बाद उसको फीवर आता है कि नहीं आता। ठीक, अगर आया तो अब मल्टीविटामिन के साथ दे करके देखें कि मल्टीविटामिन के साथ उसको 4 घंटे बाद फीवर आता है या नहीं आता है। तो इस तरह से हम इसके एक और मान लें कि ये दोनों नहीं दिए, तब इसके बाद उनका क्या रिजल्ट निकलता है। तो हमने ऐसे ढेर सारे assumptions बना रखे थे। अब उन assumptions में हम हमारे जो मॉडल हमने बनाया है उसमें से कितने assumptions हमारे फिट बैठते हैं, मतलब कितने सही हैं और कितने हमारे गलत हैं। अब मान लीजिए कि हमने 5-6 assumptions बनाए थे, उसमें से 3 assumptions हमारे सही बैठते हैं और 2 assumptions सही नहीं बैठते हैं। तो जो हमारे 3 assumptions बचे हैं, उन 3 assumptions में हम क्या हमारा जो रिजल्ट है, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या वो अचीव हो रहा है? अगर हो रहा है तो कितने लेवल तक हमारा अचीव हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो क्या हम इसके अलावा कोई और assumptions है जो उसको टेस्ट कर सकते हैं? तो इस तरह से हमारे जितने भी assumptions होते हैं हम उस मॉडल में रख करके टेस्ट करते हैं। अगर जो हमारे assumptions सही हैं हम उनको एक तरफ रखते हैं और जो हमारे पास assumptions सही नहीं बैठते हमारे मॉडल में हम उनको एक एक करके अलग कर देते हैं, जो हमारे इस मॉडल को नहीं फिट बैठते हैं। तो इस तरह से हम अपने मॉडल की टेस्टिंग कर लेते हैं। अब ये जो हमारे जो मॉडल जो वेरिएबल जो है assumptions अलग हुए हैं,
कुछ हमने उसमें रखे और कुछ अलग रखे, क्योंकि मान लीजिए हमने 5-6 अजम्पशंस माने थे, उसमें से हमारे 3 सही निकले, 2 गलत निकले। तो इसी को अब हम अगले स्टेप में आते हैं, एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल्स ओवर द सॉल्यूशन। मतलब कि अब हमें जो सॉल्यूशन आया है उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मॉडल्स ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस डिसीजन recruits which could be used a procedure to take care of repetitive situation without having to build a model over time। मतलब कि अब हमें उसको एक ही बार नहीं करना है। जब कोई कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है तो हम उसको एक बार नहीं, उसको रिपीट करते रहते हैं और उससे जो प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी हम प्रोसेसिंग करते हैं और बार बार देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज हमने दवा बनाई है तो एक बार अगर हो सकता है फेल हो गई तो हो सकता है दूसरी बार में, क्यों? क्योंकि पहली बार में हो सकता है कंडीशन कुछ अलग नहीं, पहले उसका एनवायरनमेंट चेक करते हैं, फिर हम उसका दोबारा चेक करते हैं, फिर दोबारा तीसरी एनवायरनमेंट में चेक करेंगे। क्यों? बिकॉज दिस नेचुरली कॉल्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंट्रोल्स इनटू द मॉडल सो दैट दे आर अडेप्टेबल फॉर अ रेंज ऑफ प्रॉब्लम। क्योंकि हर एनवायरनमेंट में अलग अलग तरह की कंडीशंस होती हैं। अब आपकी जैसे कोई दवा, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों में अगर पांचों को दवा दी जाए तो जरूरी नहीं है कि वो पांचों पर ही बिल्कुल सही हो। क्यों? क्योंकि पांचों की कंडीशन अलग अलग होती है। अब जब कंडीशन अलग होगी तो क्या होगा, उनमें बॉडी की कंडीशन के साथ अलग अलग उनकी दवा का इम्पैक्ट भी अलग ही होगा। जब दवा का इम्पैक्ट अलग होगा तो क्या होगा, उनके रिजल्ट भी अलग निकलेंगे। तो अब हमें देखना है कि जो 5 बच्चे हमने या 5 कैंडिडेट में हमने जो उस मॉडल का इम्प्लीफिकेशन किया था, तो उसमें से जो अलग अलग एनवायरनमेंट में जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं उसमें से कितने वेरिएबल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं जिससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है अचीव हो जाए या जो हमारा सॉल्यूशन है बिल्कुल सही हो जाए। ये कितने ऐसे वेरिएबल या फैक्टर हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब बात करें अगर जैसे बिजनेस वर्ल्ड की, तो बिजनेस वर्ल्ड में जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, ऐसे बहुत से फैक्टर होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और जो हमारे कंट्रोल के होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको हम कंट्रोल कर सकें। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि जो हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं बिजनेस में, हमें जो बाहर जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए बिजनेस जो राइवलरी होती है तो क्या होता है कि अगर सेम इंडस्ट्री के बिजनेस हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेटजीज का पता लगाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं ताकि वो अपना बिजनेस उनके उनसे बेटर कर सकें। जो बिजनेस में कॉम्पिटिटर होते हैं ना, इसीलिए जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है या उनके जो टॉप मैनेजमेंट लेवल की मीटिंग होती है, वो मीटिंग इतनी सीक्रेट्स रखी जाती हैं कि वो उसमें जो डिसीजंस हुए हैं वो कहीं भी लीक ना हो पाए। क्योंकि अगर उनके कॉम्पिटिटर को वो स्ट्रेटजीज या वो लूप होल मिल गए तो वो क्या होगा, उनका कॉम्पिटिटर बेनिफिट उठा लेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से जो हमारे पास कंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं, अब ये कुछ ऐसे जैसे आपने अगर कभी देखा हो तो क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटर होते हैं अपना कोई एक कैंडिडेट अपने उसकी दूसरी कंपनी में डाल देते हैं ताकि वहाँ पता लगा सके कि वो उस वहाँ पर कौन सी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल हो रही हैं जिससे हमारे बिजनेस पर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हम जब हमारा सोल्यूशन आ जाता है तो हम उसमें से क्या करते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं तो हम उन वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लेते हैं और जो अनकंट्रोलेबल होते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो हमारे फेवर में आ जाएं जिससे कि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। सम पैरामीटर्स बिकम आउटडेटेड, न्यू पैरामीटर्स इमर्ज unless taken care of will leave the model solution utterly useless for later similarly problems. A conscious control procedure is to be established for detecting significant changes in the parameters and relationship for specifying the action to be taken or adjustment to be made in the solution when a significant change occurs. क्या क्या इन द डायनामिक बिजनेस वर्ल्ड, मतलब कि बिजनेस वर्ल्ड की जो कंडीशन है हमेशा बदलती रहती है। वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स कीप चेंजिंग, जो हमने वेरिएबल रखे हैं उनकी हमेशा बदलते रहते हैं, कब क्या हो जाए। सम पैरामीटर्स बिकम आउटडेटेड, न्यू पैरामीटर्स इमर्ज अनलेस, पता चला आज आपने जो पैरामीटर कंसीडर किए थे कल को वो पैरामीटर बदल गए। जैसे जब पहले दवा आई थी उसके पैरामीटर कुछ अलग थे, अब जो कोविड पैंडेमिक चल रहा है
अब जो कंडीशन चल रही है अब उसके पैरामीटर अलग हैं। मतलब कि जो पिछले साल कोरोना आया था उसकी सिचुएशंस अलग थी और इस साल जो कोरोना आया है उसकी सिचुएशन कंडीशंस अलग हैं। सीधी सी बात है कि जो लास्ट ईयर पैरामीटर थे अब अगर हम देखें तो वो पैरामीटर अब नहीं बैठ रहे फिट। जो पहले वो थे वो आउटडेटेड हो गए, अब नए पैरामीटर्स आ गए हैं। तो अब जो नई वैक्सीन आएगी या कोई नई मेडिसिन आएगी तो उसके हिसाब से अब नए के हिसाब से चलेगा। तो इस वजह से अब क्या करना है कि जो हमें मॉडल बनाया है तो हमें उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि जो हमने पैरामीटर लिए हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारा यूजलेस हो जाए। अगर वो यूजलेस हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा मॉडल का पूरा जो हमने मेहनत की है वो बेकार हो जाएगी। तो हमें हमेशा ऐसे जो चेंजेस हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव को इम्पैक्ट इफेक्ट कर सकते हैं उसमें हमेशा एडजस्ट ऐसे करते रहने चाहिए कि हमारा जो सोल्यूशन है उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट उसका ना पड़े। मान लीजिए कि जब हमने जो दवा बनाई थी तो वो दवा किस तरह से काम आ रही है ताकि जो हमारे अगर कुछ चेंजेस हों। अब जैसे है तो सिंपल सा जुकाम की, लेकिन जुकाम की क्या कंडीशन होती है, कोई दवा काम करती है कोई दवा काम नहीं करती है। तो हमें इस तरह की दवा बनानी है कि अगर उसमें से कुछ सिचुएशंस और हो तो हम उसमें से उसको दे सकें। या अगर हम पूरा मॉडल बना रहे हैं, मान लीजिए कि दवा बनाना हमारा एक ऑब्जेक्टिव है और दवाई का जो हम पूरी प्रोसेसिंग कर रहे हैं ये पूरा एक प्रोसेस है, हम उसमें हम क्योंकि ऑपरेशनल रिसर्च पढ़ रहे हैं तो हम ये मान लेते हैं कि एक मैथमेटिकल मॉडल है दवा, ये है केमिकल लेकिन हम उसको मैथमेटिकल मान रहे हैं। तो उसमें जितने भी फैक्टर्स होते हैं तो हम उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर ये नॉर्मल कंडीशन है तो ये एक दवा से काम चल जाएगा, अगर इसके बाद उसमें से कुछ और कंडीशन होती है तो उसमें हो सकता है उस दवा के साथ एक हम कॉम्बिनेशन और रख दें जिसके बाद उसका और बेटर रिजल्ट मिल सके अगर ये कंडीशंस होती हैं तो इस तरह से जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। और अगर जो चेंजमेंट हो जाए, अगर हम अपने पैरामीटर्स में चेंजमेंट करके थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकें तो वो भी कर सकते हैं जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव पर इम्पैक्ट उसका ना पड़े। तो ये था आपका 5वां स्टेप जो कहलाता है एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल ओवर द सॉल्यूशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप दैट इज इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन। अब देखिए कि हमारा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, हमारा मॉडल बन गया, उसकी टेस्टिंग हो गई, उसके हमारे पास जो वेरिएबल थे वो सब कंट्रोल हो गए। अब जब सारा सब कुछ हो गया तो अब हमें उस जो सॉल्यूशन आया है पूरा होने के बाद हम उसको अब इम्प्लीमेंट कर दें। मतलब कि जो अब हमने जो वैक्सीन बनाई थी वैक्सीन को अब हम क्या करें, हम लोगों को देना चालू कर दें। दिस इज सर्टेनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द स्टडी बिकॉज it is only after a proposal has been implemented that the benefits accrue। मतलब कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमने जो पहले प्रपोजल दिया था अब ये उसका वास्तव में उसका कितना बेनिफिट मिलता है इम्प्लीमेंट होने के बाद ये बहुत जरूरी है। When an operationally feasible solution has been decided upon, फिजिबल सोल्यूशन मतलब कि एक संभावित सोल्यूशन, अभी तक जो था हमारे पास जो सोल्यूशन निकाला था हमने वो ऊपर ऊपर एक ट्रायल बेसिस पर चल रहा था। सारे कंट्रोल करने के बाद हम 100% श्योर हो गए हैं कि ये अब हमारा काम करेंगे, तभी हम इस संभावित सॉल्यूशन को अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सबके ऊपर। जैसे जब कोविड की दवा आई थी तो पहले सारा सब कुछ बना लिया गया था, फिर उस ह्यूमन के ऊपर उसमें बहुत बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। When an operationally feasible solution has been decided upon, जब मतलब कि जब ये पॉल्यूशन प्रॉब्लम हुई थी तो उस समय ये एक फिजिबल हमने एक सोल्यूशन माना था ये। नाउ स्टेज इज सेट टू पुट दैट सोल्यूशन इनटू प्रैक्टिस। अब हमारे पास उस जो फिजिबल संभावित सोल्यूशन था उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। दिस इज ऑफन फार फ्रॉम स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एज सोल्यूशन। अभी भी हम उसके रिजल्ट से काफी दूर हैं। feasible on paper may conflict drastically with the ideas and capabilities of the people involved in the system. Many perfectly sound theoretically or recommendations do not reach implementation because they prove unwork in practice। जो हमारे पास पेपर में अभी तक हम कर रहे थे, मतलब कि अगर हम दवा बनाने की बात करें तो जो हमने अभी तक लैब में दवा बनाई थी अब जब हम उसको ह्यूमन पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो अब उसकी अलग कंडीशंस हो सकती हैं। कैसे? क्योंकि अब मान लीजिए कि जो दवा मान लीजिए
ब्रिटेन में बनी है, अब यहाँ के एनवायरनमेंट के में आएगी तो वो कितनी कारगर होगी इस बात का हमें पता नहीं है। अब ये बात है कि क्या ब्रिटेन यूके का आदमी और यहाँ का पर्सन दोनों की कैपेसिटी बराबर है, तो क्या वो वैक्सीन दोनों में काम करेगी? पहले तो ये हमने थ्योरेटिकली बनाया था जो, अब हम जब इसको रियल में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है कभी कभी वो काम नहीं करती प्रैक्टिस में। जैसे जब कोई डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या करता है, पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद लैब में तो सब पूरा वो ऑपरेशन कर लेता है, लेकिन जब रियल वर्ल्ड में आता है तो क्या पता अगर किसी पेशेंट पर वो अपना कैंची या चाकू चलाए तो उसके हाथ कांपने लगे। तो रियल वर्ल्ड में कभी कभी वो काम नहीं करता। पता चला था उसको हार्ट का ऑपरेशन करना था और उसने हार्ट ही काट दिया। तो रियल वर्ल्ड में कभी कभी ये काम नहीं करते। थ्योरी में तो उसने खूब अच्छा पढ़ा है। अब जैसे बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जिनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब वो पढ़ाने के लिए आते हैं तो हो सकता है क्लास में उतना अच्छा डिलीवर ना कर पाए। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी नॉलेज नहीं है, वो हो सकता है क्लास में डिलीवर नहीं कर, वो प्रैक्टिस में नहीं है तो वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही मैथमेटिकल मॉडल वगैरह जो होते हैं, जो पेपर में कभी कभी काम करते हैं, मान लिया हमने कोई थ्योरी बनाई है, कोई फॉर्मूला बनाया है और हमने उसके बेस पर हमने बताया कि हमारे जो हमने पेपर सारा किया था उसमें ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिट बैठता है, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिस में लाते हैं तो हो सकता है कि वर्क ना करें। एक तो finally, no system is even completely static and it is always necessary to monitor the environment within which a system operates to ensure that changing condition। इसीलिए कहा जाता है कोई भी सिस्टम स्टैटिक नहीं होता हमेशा के लिए, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंडीशंस हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं, उसके जो एनवायरनमेंट होता है वो हमेशा बदलता रहता है। इसीलिए से हमें उसके जो चेंजेस होते हैं उसको हमेशा एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है या उसकी स्टडी करने की जरूरत पड़ती है। इट इज इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट एनी सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेड इज कॉन्टिन्यूसली रिव्यूड, मतलब कि अगर हम कोई भी उसमें सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें उसका कॉन्टिन्यूस रिव्यू करते रहना जरूरी है। अब जैसे हमने ये दवा बनाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब दवा बन गई तो अब हम इसको बैठ जाएं, इसका रिव्यू मतलब इसके क्या रिजल्ट निकल रहे हैं ये हमें देखते रहना पड़ेगा। जैसे अभी क्या रिजल्ट निकल क्या रहा है कि कुछ लोगों पर दवा कारगर हो रही, कुछ लोगों पर नहीं हो रही है, कुछ लोग दवा लेने के बाद भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, कुछ लोगों में उसके कुछ साइड इफेक्ट दिख रहे हैं। तो हमें इनके जो चेंजेस हैं इनका एनालिसिस करते रहना पड़ेगा। अगर हम ये एनालिसिस नहीं करेंगे तो फिर वो दवा हम फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट लाती है इसका हमें रिजल्ट का पता नहीं चलेगा। ठीक, तो अ चेंजिंग इकोनॉमी, फ्लक्चुएटिंग डिमांड एंड मॉडल enhancement request by managers and decision makers are only a few examples of changes that might require the analysis to be modified। इसका मतलब कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है या उसमें कुछ एडवांसमेंट होता है तो हमें अपने मॉडल को भी चेंजमेंट करते रहने चाहिए, ये जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से हम उसको मॉडिफाइड करते रहें, तभी हम अपने मॉडल को जो बदलती सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम ढाल पाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा मॉडल फिर फेल हो जाएगा। तो ये था आपके कुछ स्टेप्स जो कि आपके मेथोडोलॉजी ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं। अगर आप देखें तो इसमें से कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो हर जगह आप पढ़ेंगे। तो दिस इज ओआर मेथोडोलॉजी। कल हमने इसके बारे में बात किया था। मैंने कहा था कि कल जो है आप लोग जब आए तो मैं आपको ये नोट्स इसका दे दूंगा, तो मैंने नोट्स इसके प्रोवाइड करा दी हैं। कल जो मैंने लेक्चर लिया था उसका भी नोट्स और जो आज मैं लेक्चर ले रहा हूँ इसका भी नोट्स मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया है, आप लोग उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये एक टॉपिक हमारा आपका कवर हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, एक टॉपिक हमें अभी और कवर करना है। आई थिंक टाइम कम है हमारे पास, 15 मिनट बचा है, तो हम इसको थोड़ा जितना हो सकेगा कोशिश करने की कोशिश करते हैं। तो जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं ऑपरेशन रिसर्च मॉडल। बहुत से बच्चे एग्जाम में ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स और ऑपरेशन रिसर्च मॉडल, क्या होता है कि मॉडल्स के अंदर टेक्निक्स आती हैं, मॉडल्स के अंदर टेक्निक। जैसे हमने अभी ये मॉडल कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था, फॉर्मुलेशन ऑफ मॉडल जो है, तो इसके अंदर हम कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, असाइनमेंट हो गया, सीक्वेंसिंग हो गया, इस तरह की कई टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करते हैं।
तो मॉडल चीज़ थोड़ा अलग हो गई और टेक्निक्स चीज़ थोड़ा अलग हो गई। तो अगर बच्चों से एग्जाम में आता है कि मॉडल्स क्या होते हैं और टेक्निक्स क्या होते हैं, तो आप लोग क्या है कि वो यही नहीं लिखेंगे, हम मॉडल बताएंगे तो आप मॉडल लिखिएगा, और जो अगर टेक्निक्स पूछे तो टेक्निक्स में फिर आपके वो जो इसके ऑपरेशन से के जितने भी मेथड्स हैं वो आप लिख सकते हैं। तो ये है आपका टाइप्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च मॉडल। अभी हमने मॉडल्स कंस्ट्रक्शन कैसे क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। अब देख लीजिए मॉडल कितने प्रकार के होते हैं, वो हम नीचे इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करेंगे। टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च मॉडल्स। ए मॉडल इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियलिटी। हमने बताया कि जो हमने मॉडल कंस्ट्रक्ट किया है उसको रियल वर्ल्ड में हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। A model is a representation of the reality. Most of our thinking of operations research in business take place in the context of model. मतलब कि अधिकतर ऑपरेशन रिसर्च की जो थिंकिंग्स होती हैं वो बिजनेस में जो है एज ए मॉडल के रूप में ही इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे अगर आप देखें तो जैसे बहुत से बच्चे करते हैं कि सर हम हिंदी क्यों पढ़ते हैं, सर हम इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं, सर हम मैथमेटिक्स में कहते हैं कि सर हम इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं, उसका क्या इस्तेमाल है, सर हम इसमें मैट्रिक्स अलजेब्रा क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या इस्तेमाल है। तो जब आप बिजनेस में जाएंगे तो उसको पढ़ेंगे, वही टेक्निक्स आप हम उसको रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल करते हैं। जो आपका कंप्यूटर बना है ऐसे नहीं बन गया, उसमें आपकी जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी लगी है उसमें वो लगा है, आप उसमें बूलियन अलजेब्रा लगी है। जो हिंदी आप कहते हैं कि हम हिंदी क्यों पढ़ते हैं, इसकी ग्रामर क्यों पढ़ते हैं, अगर आप हिंदी, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट हिंदी का है, हम हिंदी चूंकि हमारे घर परिवार से पढ़ते रहते हैं तो इसीलिए हमें आती है। लेकिन अगर यही बात जब इंग्लिश बोलने की बात की जाए तो इंग्लिश में आप नहीं बोल पाएंगे। उसका रीजन क्योंकि हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट नहीं है। तो आपको इंग्लिश बोलने के लिए उसके वर्ड्स, उसकी ग्रामर, उसकी मीनिंग, उसको सब आना चाहिए, तभी तो आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो इसके हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस अपनी अलग होती है। अब बात करते हैं, ए मॉडल इज ए जनरल टर्म डिनोटिंग एंड आइडियलाइजिंग रिप्रेजेंटेशन और एब्स्ट्रैक्शन ऑफ ए रियल लाइफ सिस्टम और सिचुएशन। हमने अभी बताया था कि जब मॉडल पेपर में बन जाता है, जो रियल वर्ल्ड में आता है, तो रियल वर्ल्ड में आने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी एक या दो या तीन पर काम करे। उसका मतलब ये है कि वो जनरलाइज किया जाए, सामान्यतः लगभग मोस्टली लोगों पर वो काम करना चाहिए। अब जैसे साइंस में क्या होता है कि अगर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वो पृथ्वी पर कहीं भी जाएंगे तो वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगी। वो पृथ्वी के लिए उसकी वैल्यू फिक्स है, वो मतलब कि वो एक जनरल है। जैसे पैरासीटामॉल है, अगर वो दवा बुखार की है तो वो बुखार के लिए एक जनरल दवा है, वो जनरलाइज है, आप किसी को भी वो बुखार की दवा दे सकते हैं। तो ऐसे ही जो मॉडल होते हैं वो जनरलाइज होते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडल इज नॉट टू आइडेंटिफाई ऑल एस्पेक्ट्स of the situation but to identify significant factors and their interrelationship। अब होता यह है कि जैसे हम पैरासीटामॉल की दवा देते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सभी पर कारगर ही हो, लेकिन हाँ ये हम कहते हैं कि इज नॉट आइडेंटिफाई बट इट आइडेंटिफाई जो उसके मेन फीचर्स हैं, कम से कम वो तो काम करें या उससे रिलेटेड होने ही चाहिए। A model can be helpful in decision making as it provides a simplified description of complexities and uncertainties of a problem in hand in logical structure। मतलब कि अब वो डिसीजन, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ओआर का डिसीजन मेकिंग में कितना इस्तेमाल होता है, इसकी टेक्निक्स डिसीजन मेकिंग में कैसे इस्तेमाल होती हैं, ये सब हम कल ये लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब मेजर एडवांटेज ऑफ मॉडलिंग इज दैट इट परमिट्स द डिसीजन मेकर टू एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम विदाउट इंटरफेयरिंग विद एज गोइंग ऑपरेशन। तो ये इसका कुछ मॉडल था। अब पहला मॉडल पढ़ते हैं। A broad classification of operations research model is given below। मतलब कि ये नीचे कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला है फिजिकल मॉडल्स। अब फिजिकल मॉडल्स क्या होते हैं? दीज मॉडल्स इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ डायग्राम, ड्राइंग्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स, मोस्ट ऑफ which are designed to deal with specific types of problem by presenting significant factors and interrelationship in pictorial term। Physical models are able to indicate problems in a manner that facilitates analysis, for example bar chart। अब देखिए जब फिजिकल मॉडल की अगर हम बात करें तो जितने भी मॉडल अगर ग्राफ या पिक्चर के फॉर्म में इस्तेमाल की जाते हैं, अब जैसे एक हम एग्जांपल के तौर पर बात करें कि किसी कंपनी में हम 20 साल का डेटा निकालना है कि 20 साल में अलग अलग ईयर्स में
हमें सेल्स की इतनी इतनी हुई, मान लीजिए हमने 2001 से लेकर के 2020 तक हमारी सेल्स कितनी हुई, हमें इसके बारे में लिखना है। तो हम उसके कई तरीके होते हैं। मान लीजिए कि हमने एक टेबल बनाई, टेबल में लिख दिया, साल लिख दिया, साल लिखने के बाद हमने क्या किया, 2001 में हमारी इतने की सेल हुई, 2002 में इतने की सेल हुई, 2003 में इतने की सेल, 2004 में इतने की सेल, इस तरह से हम लिख सकते हैं। या हम पूरा पैराग्राफ लिख दें कि 2001 में हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सेल इतने करोड़ रुपए थी, 2002 में ऑर्गेनाइजेशन की सेल इतने करोड़ थी, पूरा एक पेज पैराग्राफ लिख सकते हैं। या अब अगर हम इसको पिक्चर की बात करें तो पिक्चर में हम क्या करते हैं, एक साइड में हम ईयर बना लें और एक साइड में हम अपनी सेल बना लें और उसमें एक स्टैंडर्ड रख लें कि एक हमारा इमेज इस इतने करोड़ को या इसको हमें रिप्रेजेंट करता है। और फिर मान लीजिए 5 करोड़ है तो 5 इमेज बना दीजिए। ये जैसे बार ग्राफ है तो बार ग्राफ में उसमें ब्लॉक बना लीजिए कि एक ब्लॉक हमारा 5 करोड़ का है तो हमारा दो ब्लॉक कितना 10 करोड़ का हो गया। तो अगर 2001 में 5 करोड़ में है तो उसमें एक ब्लॉक बना दिया, 10 करोड़ का है तो उसमें 2 ब्लॉक बना दिया, 15 करोड़ है तो उसमें 3 ब्लॉक बना दिए। तो इस तरह से हम उसको बार ग्राफ में डिनोट कर सकते हैं। या फिर हम लाइन चार्ट में डिनोट कर सकते हैं। उसमें एक लाइन बनाएंगे, नीचे हम बना लेंगे कि हमारे इतने इतने ईयर में है और हम वाई एक्सेस में बना ले कि हमारे पास इतने इतने ये करोड़ में है। तो ऊपर बना ली 5 करोड़ 10 करोड़, ये हमने वाई एक्सेस में बना लिया। तो जहां पर 5 करोड़ होगा तो वहां तक नीचे से लाइन खींचिए जीरो से और वहां तक रख दीजिए। तो 10 करोड़ में तो फिर वहां से स्टार्ट कीजिए तो फिर वहां पर लाइन खींच दीजिए। इस तरह से हम लाइन चार्ट भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो पाई ग्राफ भी बना सकते हैं। पिक्टोरियल जैसे एक इमेज होती है, मतलब कि कोई फूल बना दिया या कोई गोला बना दिया कि एक गोला हमारा 1 करोड़ को रिप्रेजेंट करता है, 2 गोला हमारा 2 करोड़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम जितने भी ग्राफ होते हैं या पिक्चर वर्क से हम डिनोट करते हैं मॉडल्स को, वो सारे के सारे आपको फिजिकल मॉडल्स में आ जाते हैं। इसके बाद फिजिकल मॉडल्स में कहते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन कौन से, एक होता है आइकॉनिक मॉडल और एक होता है एनालॉग मॉडल। अब आइकॉनिक मॉडल क्या होता है, मतलब कि जैसे हम जब कोई बार या लाइन बनाते हैं तो उसमें हम बार में एक स्केल मान लेते हैं। अगर आपने ग्राफ की कॉपी देखी हो तो उसमें छोटे 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 ब्लॉक्स होते हैं और जब हमें सेंटीमीटर या मीटर या किलोग्राम या लीटर में लिखना होता है तो हम उसमें मीजर कर मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमारे जो 5 छोटे ब्लॉक हैं वो 1 मीटर के बराबर हैं। अब फिर जब हमें 5 मीटर या 10 मीटर उसमें ड्रॉ करना होता है, मान लीजिए हमें 5 छोटे ब्लॉक 1 मीटर है, अब हमें 5 मीटर ड्रॉ करनी है लाइन की, तो हम क्या करेंगे, 5 ब्लॉक के बराबर उसमें हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये कहलाता है जब हम उसमें कुछ स्केल मान लेते हैं। जब हम स्केल मान लेते हैं तो उसमें एक आइकन बन जाता है, मतलब ये एक रेंज हो जाती है। तो इस तरह के जो मॉडल होते हैं वो कहलाते हैं आइकॉनिक मॉडल। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, द रेंज ऑफ मैनेजमेंट प्रॉब्लम एरियाज वेयर दीज मॉडल्स कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली इज एक्सट्रीमली नैरो। कह रहे हैं कि इस तरह के जो मॉडल होते हैं मैनेजमेंट में बहुत कम ही इस्तेमाल होते हैं। हाउएवर इट कंसिस्ट लार्जली ऑफ दीज फील्ड्स दैट आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स इंजीनियरिंग इन साइंस। लेकिन इंजीनियरिंग साइंस में इनका अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के मुझे इंडियन एयरलाइंस एज वेल एज एयर इंडिया यूज फ्लाइट सिमुलेटर्स टू ट्रेन देयर पायलट्स एंड मेंबर्स ऑफ द क्रू। मतलब कि इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया है वो अपने पायलट्स और क्रू मेंबर्स को ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए इस तरह के बार ग्राफ या चार्ट ग्राफ का या आइकॉनिक मॉडल का इस्तेमाल करती हैं। These flight simulators are iconic models of different types of aircraft and trains। मतलब कि उसमें क्या होता है, छोटे छोटे प्लेन या उस तरह के बना देते हैं जिससे उनको लगता है कि हाँ ये वाकई में प्लेन है। ऐसे ही जैसे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों की किताबें नहीं आती तो उसमें अगर हमको 10 वो करना है, 10 नंबर लिखना है तो उसमें 10 एप्पल बना दिए, 10 बॉल बना दिया। जैसे बच्चों को अगर हमें पढ़ाना है कि ए फॉर क्या होता है एप्पल, तो वहाँ पर एक एप्पल बना दिया। बी फॉर बॉल, तो वहाँ पर एक बॉल बना दिया जिससे बच्चे को पता चले कि हाँ ये बॉल होती है, क्योंकि वो वैसे देखता भी रहता है और जब हम उसका सिंबल बना देते हैं और वो बताते हैं कि बी फॉर बॉल होता है तो उसको पता रहता है कि ये क्या है। ठीक, वो सबके लिए वही चीज रहेगी। अगर कोई बच्चा भी देखेगा तो भी, कोई एक बच्चा देखेगा, दूसरा देखेगा, तीसरा, सबके लिए वो चीज वही रहती है, वो एक जनरल चीज है वो। तो जो इस तरह के मॉडल होते हैं वो कहलाते हैं एनालॉग मॉडल। दूसरा है इसका वो आइकॉनिक मॉडल, सॉरी। अब ये अगला है एनालॉग मॉडल। एनालॉग मॉडल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद आइकॉनिक मॉडल्स।
However, they are not really cause of problem situations. Rather, they are small physical systems that have similar characteristics and work like an object or system it represents. For example, children's toys model of railroads, etc. Whereas the actual objects are complex and might not allow direct handling or manipulating. The objective of constructing these models is to understand by analogy. जैसे आप ये कह रहे हैं कि वो लगभग लगभग होते वो भी इमेज में ही हैं, जो एनालॉग मॉडल होते हैं होते वो भी इमेज में ही हैं, लेकिन क्या होता है वो एक ये मान लीजिए कि जैसे बच्चों के खिलौने वगैरह नहीं तो बनाते हैं उस तरह से होते हैं, जैसे टॉयज मॉडल वगैरह हो गए, रेल रोड वगैरह हो गए, इस तरह के जो सिंबल इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप सड़क पे जाते हैं तो सड़क में जो रेलवे के या रोड के जो सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं, जब किसी ने बनाया होगा कि यहाँ पर इस सड़क में यहाँ पर पार नहीं करना, यहाँ बच्चों का स्कूल है, तो उसमें क्या किया, किसी ने बना दिया कि बच्चा है एक जाता हुआ, उसके पीठ में बैग लदा हुआ है, बना दिया। तो लोग अब वो चाहे जो भी वहां से निकलेगा तो उसमें ये नहीं लिखा कि यहाँ पर स्कूल है और ये यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो केवल इमेज देख करके समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पर स्कूल है और यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर हमें गाड़ी धीरे चलानी चाहिए। तो जैसे एक एनालॉगी वगैरह आती है, अगर रीजनिंग पढ़ते हैं तो रीजनिंग में होती है एनालॉगी, उसमें क्या होता है कि इमेजेस वगैरह दिए होते हैं, हमें उसको समझना पड़ता है, पिक्चर, तो उसमें पिक्चर पता दी कि ये पिक्चर दिया है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो जो इस तरह के जितने भी मॉडल होते हैं वो कहलाते हैं एनालॉग मॉडल। ठीक, तो आज के लिए फिलहाल हम इतने ही रखते हैं, बाकी के इसके कुछ मॉडल्स और हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तो आज तक की क्लास में अभी जो पढ़ाया उसमें से अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। एनीबॉडी हैज एनी क्वेरी? अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो चैट सेक्शन में या तो फिर वॉइस के जरिए पूछ सकता है। No query sir as हाँ यस, कोई क्वेरी है? नो सर। no sir, no query as of now. तो सबकी समझ में आ गया है ना? यस सर। ठीक, सबकी समझ में आ गया है, तो फिर कल हम जो है इसके जो मॉडल्स कुछ और बचे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे फिर, ठीक है? तो मैंने नोट्स ग्रुप पर शेयर कर दिया है, आप लोग नोट्स को पढ़ लीजिए और कल फिर जब आइएगा तो उस नोट्स में से जो आप क्वेरी करेंगे तो फिर हम उसमें के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके सर। ठीक, Yes sir. तो आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं और आप लोग अटेंडेंस मुझे बता दीजिए। रिया भारती, शिवम शर्मा, शिवांगी शुक्ला, श्रेया सचान, त्रिपाल, Yes, sir. Yes, sir. स्तुति मिश्रा, सुशील पाल, Yes, sir. अजीत बैल, तनुष्का वर्मा, तरुण कटियार, मनोज सिंह चौहान, यश चौरसिया, शिवराज सिंह। तो ये सारे लोग हैं। और सीआर से, हाँ हम कह रहे हैं अगर जो सीआर है वो हमें आपके सेक्शन के जितने भी बच्चे हैं उनकी रोल लिस्ट हमें वो ईमेल कर दे या तो व्हाट्सएप कर दे हमें, ठीक? तो हम अपना उसमें अटेंडेंस बना रहे हैं तो हमारा उसमें हम अपना लिखते जाएंगे फिर। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास। थैंक यू सर। Thank you, sir. सर। हाँ जी सर आप पवन सर को सर आप जानते हैं? क्या? सर पवन सर को, पवन सर को? पवन कुमार वर्मा सर को। अच्छा, हाँ 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 हाँ, समझ गया जानते हैं हम। सर ने ही पढ़ाया था हमको। ठीक, समझ गया। हाँ उसने बताया था लेकिन तुम हमसे कभी मिले नहीं। सर हम आपको भाई भैया सर देखे नहीं थे, दूसरी बार सर ये अभी लॉकडाउन लग गया इस वजह से सर मिल भी नहीं पाए। मिलना तो चाहते थे सर आपसे। ये तुम्हारा सेकेंड ईयर, लास्ट ईयर हम शायद लास्ट ईयर तुम फर्स्ट ईयर में रहे होगे। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ मैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में पढ़ाता रहा हूँ। मेरी एक क्लास सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में लगती है, फर्स्ट ईयर में क्लास नहीं लगती मेरी अभी। हाँ सर।
अभी सर बोले थे कि मिल लेना आप, हमने कहा मिल लेंगे सर, मिले ही नहीं है, वैसे जानते भी नहीं थे, वो अननोन थे सर, इस वजह से। चलो ठीक है, फिर अब बाद में कभी आएंगे तो फिर मिलेंगे जब फिजिकल क्लासेस होंगी। ओके, ठीक, थैंक यू सर। ओके।